बात कर रहे हैं और ऐसे में बात होनी चाहिए इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की। और लगातार हम आपको जो है निवेश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कैसे अपने निवेश को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, इसके लिए म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो बताते ही हैं, लेकिन आज मेरे साथ बेहद खास मेहमान है। आज मेरे साथ हैं विनवेस्टा के फाउंडर सीईओ स्वास्तिक निगम, जो कि एक खास प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं जहां पर आप भारत में बैठे बैठे अमेरिकी बाजार में जो मशहूर टेक स्टॉक्स है जिनके बगैर हमारी जिंदगी तो आजकल चलती ही नहीं है, फेसबुक की अगर आप बात कर लें, अमेजोन की बात कर लें, इनमें आप कैसे सीधा शेयर खरीद सकते हैं और निवेश कर सकते हैं, वो बताएंगे। स्वागत है आपका स्वास्तिक इस खास पेशकश में। और सबसे पहले तो मुझे आपसे ये जानना है कि आपका ये प्लेटफॉर्म किस तरह का है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं इंडिया में रहकर या अगर मैं एनआरआई भी हूँ तो भी मैं भारत के शेयर बाजार के अलावा यूएस स्टॉक मार्केट में भी पैसे डाल सकती हूँ, वहां के स्टॉक्स खरीद सकती हूँ। सुनने में तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये होगा कैसे, ये बताएं। जी जरूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आपके शो पे बुलाया। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है विनवेस्टा, वो मोबाइल फर्स्ट प्लेटफॉर्म है। तो आप ऐप डाउनलोड करेंगे और ऐप में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स जो रिक्वायर्ड हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं, आपको एक प्रूफ ऑफ आईडी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस देना पड़ेगा। इसलिए आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड यूज कर सकते हैं। और एक बायोमेट्रिक चेक होता है जिसमें अब आपका लाइव सेल्फी वीडियो लिया जाता है। बस वो एक बार जब वो इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो गई, उसके बाद आप बस एक क्वेश्चनर फिलअप करते हैं जो एसईसी की रिक्वायरमेंट है, और टर्म्स एंड कंडीशंस आपने जैसे ही मान लिया, उसके बाद आपका आपका अकाउंट खुल जाता है इंस्टेंटली। तो ये पूरा जो प्रोसेस है करीब 15 मिनट में भी आप कर सकते हैं। एक बार आपका जब अकाउंट खुल जाए तो फिर आपको अपने अकाउंट को फंड करना होगा। फंड करने के लिए आपको अपने बैंक के आइदर ऑनलाइन प्रोसेस है, एक फॉर्म A2 होता है जो आरबीआई ने सब बैंक्स के लिए कहा है कि आपको फिलअप करना है। कई बैंक्स के लिए ये फॉर्म डिजिटली भी प्रोसेस हो जाता है, जैसे आईसीआईसीआई है। तो आपको बस बेनिफिशियरी ऐड करके आप ऑनलाइन रिमिट कर सकते हैं। बाकी कई बैंक्स के लिए एक फॉर्म है जो आपको फिजिकली फिलअप करना हो सकता है, लेकिन कई बार आपके आरएम्स भी उनको आपकी हेल्प कर सकते हैं और वो फॉर्म का प्रोसेस कर सकते हैं। और हाँ, कई बार हमारे कई क्लाइंट्स ने जैसे ही सुबह सोच के कि सुबह डाउनलोड किया और शाम तक उनके अकाउंट्स में पैसे भी कई बार आ चुके हैं। तो यही बात है कि हमने कई चीजें इसमें बनाई गई हैं जो हमारा प्लेटफॉर्म यूके के रेगुलेटर एफसीए के नीचे आता है, और हमारे पार्टनर हैं यूएस में जो एसईसी एक ब्रोकर डीलर हैं। दोनों की जो यूएस और यूके में जो भी एडवांसेस हुए हैं पिछले कई सालों में, हमने उन दोनों को क्लब करके ये अपना विनवेस्टा प्लेटफॉर्म बनाया है। और वो हर एक इंडिया, यूएस, यूके तीनों जगह कंप्लायंट है। एएमएल रिक्वायरमेंट्स यदि हो या अकाउंट ओपनिंग, केवाईसी रिक्वायरमेंट, सभी को के मायने रख के हमने ये अपना प्लेटफॉर्म बनाया। जी, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। 15 मिनट में मेरी केवाईसी पूरी हो जाएगी और जैसा कि समझाया स्वास्तिक ने भी, आप सुबह खाता खोलिए और शाम तक जो है शेयर आपके अकाउंट में चले भी जाएंगे। लेकिन हेमंत जी, थोड़ा सा विस्तार से हम विस्टा के बारे में बाद में बात करते हैं। उससे पहले जो करंट सिनेरियो है ना इस तरह के निवेश को लेकर, वो कैसा है, थोड़ी सी उसकी तस्वीर मुझे आप समझाइए। देखिए कविता, इसके बारे में हमने कई बार बात की है। देखिए, जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो दो तरह से डाइवर्सिफिकेशन होता है। डोमेस्टिक अगर आप करते हैं मार्केट्स में तो आप डिफरेंट एसेट क्लासेस में जाते हैं, और दूसरा तरीका डाइवर्सिफाई करने का, आप इंटरनेशनली इन्वेस्ट करते हैं, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन जिसको बोलते हैं। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए अगर आप डाइवर्सिफिकेशन लेवल पे देख रहे हैं। मेरा हमेशा ये मानना है, और मैंने कई बार शो पे कहा भी है, कि हर इन्वेस्टर एक स्टेज के बाद पैसा इंटरनेशनली लगाना चाहिए, क्योंकि आप ऐसी ऐसी कंपनीज को एक्सेस कर पाते हैं जो शायद हमारे देश में नहीं है, उतनी बड़ी कंपनीज। तो एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो, मुझे लगता है, इन्वेस्टमेंट का। बट मैं चाहता हूं हमेशा के जो भी इन्वेस्टर नए हैं इक्विटी में, वो थोड़ा इक्विटी मार्केट को समझ लें, पहले डोमेस्टिक मार्केट को समझें और फिर इंटरनेशनल मार्केट में देखें। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, आप इक्विटी के न्यूएंसेस को समझते हो और आपने एक अच्छा डिसेंट साइज ऑफ पोर्टफोलियो बनाया है, तो डेफिनेटली डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जब हम इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो जाहिर सी बात है, यूएस हैज टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। आई थिंक एक
बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर इन्वेस्टर को एक स्टेज के बाद डेफिनेटली इसको देखना चाहिए। और उसमें अगर ऐसी कुछ सुविधा है मेरे लिए कि मैं बहुत जल्दी से, जैसे बताया स्वास्तिक ने, कि अपना कंप्लीट कर सकते हो क्यूआई प्रोसेस और एकदम से शुरुआत कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप अगर श्योर हो कि आपको पता है किस तरह के स्टॉक आपको खरीदने हैं। तो आई थिंक ये जब प्रोसेस जल्दी खत्म होता है और फुल प्रूफ होता है, तो आई थिंक वो इन्वेस्टर्स को काफी कॉन्फिडेंस देता है। ओके, तो अर्नब जी, एक तो जरिया है कि आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश कीजिए, जहां पर एएमसीज ने अलग से अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए एक स्टैंड अलोन फंड बनाया है, और कुछ ने जो है भारतीय इक्विटीज के साथ उसे मिक्स किया है। अब इन सबके बीच में एक अलग से जरिया है जहां पर मैं डायरेक्टली वहां के शेयर बाजारों में निवेश कर रही हूँ। अगर मेरे पास एक इंटरनेशनल फंड है तो क्या इस तरह के निवेश की जरूरत है मुझे? क्या डायरेक्ट इक्विटीज में मुझे फिर भी निवेश करना चाहिए? नहीं, देखिए, आपको पहले ये समझना है कि आप कोई भी म्यूचुअल फंड में क्यों जाते हैं, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो। आप म्यूचुअल फंड को पैसा इसीलिए देते हो क्योंकि आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है ये पूरी मार्केट को इवैल्यूएट करने की, रेगुलर डिसीजंस लेने की, या आपके पास टाइम नहीं है। कई लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं, सब कुछ है, पर लेकिन उनके पास टाइम भी होना चाहिए। ये सब कारण के हिसाब से आप कोई फंड मैनेजर की प्रोफेशनल एडवाइस, हेल्प लेके आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड को सौंपते हो और फिर वो उसे मैनेज करता है। तो ये एक बेसिक कारण होता है कि क्यों कोई निवेशक म्यूचुअल फंड की तरफ जाता है। जो ये सब कर सकते हैं उनके लिए डायरेक्ट इक्विटी उनके पोर्टफोलियो में एक अच्छा रोल निभाती है, क्योंकि वो अपने गोल्स के साथ लिंक कर सकते हैं, वो अपने रिस्क एपेटाइट के साथ लिंक कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई निवेशक है जिसको इस प्रकार की काफी सारी प्रोसेस और वो सब पता नहीं है या करनी नहीं है, क्योंकि देखिए आज की तारीख में अगर हम इंटरनेशनल फंड्स की बारे में बात करें तो जब आप इंडिया में इंटरनेशनल फंड्स लेते हैं तो आप तो नॉर्मल जैसे अपना लोकल म्यूचुअल फंड लिया उसी तरह लेते हैं। लेकिन जब आप डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग करेंगे तब आप लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो है उसके तहत आ जाएंगे। तो उसमें आपको अलग सी प्रोसेस है और अलग सी लिमिट है कि आप साल में $250,000 तक इस ट्रांसफर कर सकते हैं। वो काफी लिमिट बड़ी है, लेकिन ये पूरी कंडीशन ही अलग है। तो जैसे ही हम कहते हैं कि जो लोग समझते नहीं है उनके लिए म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा जरिया है स्टार्ट करने के लिए, और इंटरनेशनल फंड्स में भी वही लॉजिक काम रहता है। क्योंकि देखिए इंटरनेशनल फंड्स आपने, यानी कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग जो है आपने कहाँ का सिलेक्ट किया। अगर आपने फॉर एग्जांपल यूएस मार्केट लिया हुआ है अपना टारगेट की तरह, तो आपको अभी यूएस मार्केट भी समझना पड़ेगा कि वहां किस तरह की एक्शन होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पता है कि गूगल क्या है, फेसबुक क्या है, अमेजोन क्या है, तो आपने वो खरीद लिया। तो ये अगर सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ओवर अ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो यूजुअली आपका फर्स्ट स्टेप एक म्यूचुअल फंड रहता है। आगे जाते हुए जैसे आप एक्सपीरियंस बनते हो और आपका पोर्टफोलियो बढ़ता है तो फिर आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का भी यूज कर सकते हो। पर अच्छी बात यह है कि आज की तारीख में जो पहले नहीं था, इस प्रकार के कई सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जहां पर जो इन्वेस्टर चाहता है वो डायरेक्ट एक्सपोजर यूएस में ले सके और विदाउट ऑल द ट्रबल्स। वरना अगर आप, मुझे पता है, मैंने खुद भी किया हुआ है काफी सालों पहले, कि अगर आप नॉर्मली जाके पहले यूएस में निवेश करने की कोशिश करते थे तो फॉर्म भरते भरते आपका 6 महीने चले जाते थे। चलिए, मेरे ख्याल से वो दुविधा तो यहाँ पे पूरी सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है स्वास्तिक। लेकिन मुझे ये बताइए कि अभी फिलहाल जो निवेश का ऑप्शन है वो यूएस बाजारों के लिए ही है ना इन्वेस्टा में? हाँ, तो अभी यूएस बाजारों के लिए ही है। हमने जो एक एसईसी ब्रोकर डीलर के साथ टाई किया है तो वो यूएस बाजारों में ही है। लेकिन यूएस में ऐसी कई फंड्स भी हैं जो बाकी कंट्रीज को ट्रैक करें, जैसे आपका FTSE 100 जो यूके का ईटी की जो इंडेक्स है उसको ट्रैक करता हुआ एक फंड है। DAX 30 एक ट्रैकर है जो जर्मन मार्केट्स को ट्रैक करे। वैसे करीब 400-500 ऐसी कंपनियां हैं जो यूरोप में हैं लेकिन जिनकी लिस्टिंग यूएस में भी है, जैसे BMW वगैरह वगैरह। या तो आप दुनिया भर की कंपनियों को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनके ADRs हैं, जैसे हमारी इंडियन कंपनीज के ADRs यूएस में भी लिस्टेड हैं, उसी प्रकार इन बाकी सब कंट्रीज के और कंपनीज के ADR भी वहां पे लिस्टेड हैं। मैं दो चीजें जरा एक पे गौर करना चाहता हूं, जैसे हेमंत जी ने कहा और अर्नब जी ने भी कहा कि यहाँ पे हम
जो उपभोक्ता बन गए हैं, आपने स्टार्टिंग में कहा कि हम अमेजोन वगैरह में करते हैं, तो जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन तो एक बात है ही, उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली करेंसी डाइवर्सिफिकेशन भी आ जाती है, क्योंकि आप यूएस डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और तीसरी बात ये कि हम जिस चीज के उपभोक्ता हैं, कई सालों से एफडीआई के जैसे रूल्स बन चुके हैं। आप मानिए अभी दुनिया के, हमारे देश में जो दो लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनीज हैं, अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, लेकिन हम उनमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि फ्लिपकार्ट अभी वॉलमार्ट का पार्ट बन गया है ना। तो हमारी खुद की कंजम्पशन साइकिल को अगर हम कैप्चर करना चाहें, वो उसको कैप्चर करने के लिए हम यूएस मार्केट्स में हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसी प्रकार यदि लेकिन हम सोचें कि इंडिया में कौन कौन सी सबसे बड़ी कंपनियां हैं, उनमें से कई आप देखेंगे एक्चुअली B2B, जैसे इन्फोसिस, विप्रो वगैरह हैं, जिनमें उपभोक्ता हम नहीं हैं, उसके हम कंज्यूमर्स नहीं हैं, है ना। तो हमने अपने प्लेटफॉर्म पे भी देखा है कि कई जो मिलेनियल्स हैं, जो यंगर लोग हैं, उनको ये प्रेफरेंस है कि वो एक्चुअली यूएस मार्केट्स में एक्चुअली डायरेक्टली जाके ज्यादा इन्वेस्ट कर पाए रादर यहाँ डोमेस्टिक में, क्योंकि वो B2C कनेक्शन उनका कई ज्यादा है, उनकी ब्रांड जो इक्विटी है वो काफी ज्यादा है उसके साथ साथ। ओके, लेकिन मेरा एक सवाल आपके लिए ये है कि फी स्ट्रक्चर क्या होगा? मैं पैसे तो लगा रही हूँ, लेकिन आप मुझसे कितना चार्ज करेंगे, और पूरी जो फॉर्मल प्रक्रिया है बैंकों के साथ, वो भी आप समझाइए, जिसका थोड़ा सा जिक्र शायद अर्नब जी ने किया। जरूर। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो हमने एक फ्रीमियम स्टाइल मॉडल किया है कि हर महीने हर एक इन्वेस्टर को फ्री ट्रेड्स मिलते हैं। उसके बाद एक फ्लैट $1 फी स्ट्रक्चर। यहाँ शायद कोई ब्रॉडबैंड इशू आता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्नब जी और हेमंत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। हेमंत जी को भी शायद आवाज आ रही है, मेरे ख्याल से। मैं सुन सकता हूँ जी। तो ज्योग्राफिकल की जो बात की, डाइवर्सिफिकेशन की, उसका तो हम यहाँ पर पहले भी बात कर चुके हैं। मुझे अब आपसे ये समझना है कि टैक्सिंग के लिहाज से कैसे इस पर टैक्स लगेगा। हम शेयर बाजार में तो डाल रहे हैं पैसे, यूएस के शेयर बाजारों में, लेकिन इसका टैक्स ट्रीटमेंट भारत में कैसे होगा? देखिए, दो तरह के टैक्सेशन है यहाँ पे। दो तरह के फंड को डिवाइड किया गया है टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक इक्विटी फंड है और एक डेट फंड है। इक्विटी फंड की डेफिनेशन ये है कि जो सारे फंड्स डोमेस्टिक इक्विटी में 65% या उससे ज्यादा लगाते हैं, वो इक्विटी फंड्स हैं, और बाकी जितने भी फंड्स हैं या जो भी इन्वेस्टमेंट है आपकी, वो डेट में आएगी। तो यूएस में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो बेसिकली वो डेट के अंदर आएगी। इसका मतलब ये है कि आपको 3 साल के बाद अगर आप पैसा निकालते हैं तो आप पैसे लगा रहे हैं। जी, भले ही आप उनके इक्विटी बाजार में पैसे लगा रहे हैं। जी, बिल्कुल। अगर आप कोई इंटरनेशनल फंड भी देखें जो पूरा इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो भी, क्योंकि रूल है 65% इन डोमेस्टिक इक्विटी, तो आपको जो टैक्सेशन जो होगा वो डेट का होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप 3 साल के बाद पैसा निकालते हो, तब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, और उसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, और दोनों का जो डिफरेंस है उसके अंदर आपको 20% टैक्स पे करना है। और अगर आप 3 साल से पहले निकालते हो, तो आपका जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। तो जैसे मैंने कहा, 2 ही डिवीजन है यहाँ पे, 65% एंड अबव डोमेस्टिक इक्विटी, वो इक्विटी फंड्स, और बाकी जितने भी फंड्स हैं इंक्लूडिंग इंटरनेशनल फंड्स, उनके ऊपर जो डेट फंड जो बोला जाता है, उनकी टैक्सेशन लागू होती है। अर्नब जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी हाँ जी, ये हेमंत जी ने पूरा एक्सप्लेन किया आपको कि जब आप म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपने ये डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, तो फिर डेफिनेशन बदल जाता है, क्योंकि वहां पर 2 प्रकार के गेन्स आते हैं। एक तो आपको डिविडेंड आता है और दूसरा आता है कैपिटल गेन्स। तो कैपिटल गेन्स पे आपका जो लॉन्ग टर्म का पीरियड है वो इंडियन रेसिडेंट के लिए 24 मंथ्स है। यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म 12 मंथ्स के बाद गिनते हो, लेकिन वहां पर अगर आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट है तो वो 24 मंथ्स हो जाता है। ये ध्यान में रखने वाली चीज है। और दूसरी बात ये है कि जब डिविडेंड मिलेगा, तब डिविडेंड पे यूएस में एक टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हो जाएगा, तो वो ध्यान में रखना चाहिए। और वो फिर जो टीडीएस होता है वो आप यहाँ की लायबिलिटी के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया और यूएस में डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है।
तो ये दो चीज जब आप डायरेक्ट इक्विटी यूएस में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये ध्यान रखनी चाहिए। ओके, स्वास्तिक आप चले गए थे, बताएं आप फी स्ट्रक्चर कैसे समझा रहे थे। हाँ, तो सॉरी थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन खराब हो गया था। तो फी स्ट्रक्चर हमारा काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फ्रीमियम जैसा है। 3 ट्रेड्स फ्री मिलते हैं, उसके बाद फ्लैट $1 फी है। हमारा बस उतना ही है, काफी सिंपल है। उसके अलावा जो क्लाइंट्स हैं उनको कुछ थोड़े और चार्जेस, कॉस्ट और चार्जेस हैं जो उनके बैंक्स लेवी करते हैं, जो एफएक्स, जो रिमिटेंस करेंगे यहाँ अपने इंडियन बैंक अकाउंट से, वो होते हैं। ये जो फी स्ट्रक्चर है वो फिक्स्ड होता है और एक स्प्रेड होता है एफएक्स पे। तो मानिए कि $75 $1 है, तो आपको एक बिड आस्क मिलेगा करीब 1-1.5%। कई बार ज्यादातर बैंक्स इस रेंज में एफएक्स का स्प्रेड रखते हैं। उसके ऊपर एक फ्लैट फी होता है, वो फ्लैट फी बैंक पर निर्भर है। 300-200 रुपए भी हो सकती है, लेकिन कुछ बैंक्स 2000 रुपए भी उसके लिए चार्ज कर सकते हैं। इस मामले में हमेशा मैं बोलता हूँ क्लाइंट्स को कि आप अपने जरूर, अगर आपके पास एक आरएम हो तो उनसे जरूर बात करें, क्योंकि बैंक्स के पास इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यदि आप एक्चुअली एक लार्जर बड़ा रेमिटेंस करने वाले हैं तो कई बार आरएम्स आपको उस पर डिस्काउंट कर देते हैं, जो रैक रेट कहा जाता है। एक नया टैक्स जो अभी आने वाला है वो, उसको भी ध्यान रखना चाहिए। 1 अक्टूबर से 5% टीसीएस लागू होने वाला है। उस 5% टीसीएस से अगर आप 7 लाख के ऊपर साल में रिमिट करने वाले हैं तो उसके ऊपर 5% बैंक आपका एक टैक्स कलेक्शन एट सोर्स कर लेगा। वो लेकिन आप ऑफसेट कर पाएंगे अपने टैक्स, एनुअल टैक्स जब फाइलिंग करेंगे। आई थिंक यहाँ पर नेटवर्क इशू है। कैसा लग रहा है आपको हेमंत जी इनका फी और कॉस्ट स्ट्रक्चर? आई थिंक भी प्लेटफॉर्म्स है बेसिकली अमूमन इस तरह के कॉस्ट स्ट्रक्चर रहते हैं, तो कॉस्ट स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल सही है। जैसा उन्होंने कहा कि कुछ फ्री ट्रेड्स हैं, उसके बाद एक फिक्स फी है। तो आई थिंक वो तो सही है, बट क्लियरली डिसीजन बड़ा है। आपको ये देखना है कि आपको डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है कि नहीं, आप में वो कैपेबिलिटीज है कि नहीं कि आप वो स्टॉक को चुनना चाहें। सिर्फ ये देख के कि भाई फेसबुक और गूगल बड़े हो गए हैं, वो ग्लैमर देख के मैं नहीं चाहूंगा कि इन्वेस्टर्स उसके अंदर जाए। डेफिनेटली पोटेंशियल है उस मार्केट में, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं और उसका ऑब्वियसली फी स्ट्रक्चर भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो जैसा मैंने कहा वो तो एकदम क्लियर है और वो बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा नहीं है, नॉमिनल है, बट क्लियरली एक बड़ा डिसीजन है किसी भी इन्वेस्टर के लिए डिसाइड करना कि इंटरनेशनल बाजार में अगर करना है तो किस तरह के ऑप्शन को चुनना। जी स्वास्तिक, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? माफ करिए वापस। हाँ, तो बस ये 5% जो एक टीसीएस है उसको भी ध्यान रखना चाहिए लोगों को कि ये अभी 1 अक्टूबर से बैंक्स कलेक्ट करेंगे। ये कॉस्ट नहीं है, दिस इज जस्ट ए कैपिटल आउटले जो आपका बैंक रिजर्व करके रखेगा। तो ये मानना नहीं चाहिए कि ये काफी ड्रैग हो गया है। ये सिर्फ निवेश के लिए नहीं है, ये हर एक एलआरएस के आइटम के लिए। अगर आप 7 लाख के ऊपर रिमिट करने वाले हैं उस पे एक 5% का टीसीएस रहेगा, एक्सेप्ट फॉर जब आप 2 चीजें के लिए नहीं है। अगर आप डायरेक्ट ट्रैवल के लिए बाहर स्पेंड कर रहे हैं या आप एक एजुकेशन लोन लेके इंडिया में वो रिमिट कर रहे हैं, उस पे अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो उसके ऊपर 0.5% है, लेकिन ये निवेश की बात नहीं है। हाँ बिल्कुल। स्वास्तिक, मुझे ये भी समझना है कि अक्रॉस द इंडेक्सेस में यूएस मार्केट में पैसे लगा सकती हूँ या केवल यहाँ पर जो टेक स्टॉक्स हमें चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, चुनिंदा स्टॉक्स में यहाँ पैसे लगा पाएंगे अक्रॉस द सेक्टर्स एंड इंडेक्सेस? हाँ बिल्कुल, वी हैव ईटीएफ्स हर एक कई सेक्टर्स के ईटीएफ्स हैं। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो यहाँ पे इंडिया में मौजूद नहीं है, जैसे रोबोटिक्स या गोल्ड माइनर्स की एक ईटीएफ है, जैसे कई लोग हैं, सिल्वर ईटीएफ है। ऐसे कई ईटीएफ्स हैं जो वहां पे प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं है। ऑफ कोर्स इनमें से कई पॉपुलर भी हैं ज्यादातर, जैसे S&P 500 या NASDAQ 100 जिनके यहाँ पे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स भी हैं। उनके अलावा कुछ ऐसे हैं जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जैसे यूएस कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का एक ईटीएफ है जिन पे कई लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये सब करीब हमारे अभी प्लेटफॉर्म पे करीब 12 से 15 ईटीएफ्स हैं। हमने ऐसे सिलेक्ट करके रखा है ताकि इन्वेस्टर्स को ऐसा प्रॉब्लम ना हो सर्च करने के लिए। लेकिन उसके अलावा अभी हम लोग कई और ईटीएफ्स भी जल्द ही ऐड करने वाले हैं प्लेटफॉर्म पे, करीब 1000 ईटीएफ्स के आसपास।
ओके, आई एम सॉरी, यहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई, अब की बार तो होस्ट का ही नेटवर्क चला गया है ब्रॉडबैंड की वजह से। ओके, तो अर्नब जी, क्योंकि आप हमारे साथ हैं तो मेरे ख्याल से ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए जहां पर आप निवेशकों को यूएस डायरेक्ट इक्विटीज में निवेश करने की सलाह दें। काफी बारीकी से भी आप वहां के काफी सारे स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं। अब अगर मुझे अपना पोर्टफोलियो बनाना है जो केवल यूएस इक्विटीज का ही हो, और अगर मैं इन्वेस्टर के माध्यम से निवेश करना चाहती हूँ, तो किन किन स्टॉक्स को मुझे खरीदना चाहिए और क्या लेवल्स आप रेकमेंड करेंगे? नहीं, देखिए, अगर आप यूएस मार्केट्स की आज की स्थिति देखें तो वहां पर भी एक सिचुएशन ऐसी खड़ी हुई है जो पहले शायद दिखाई नहीं दी थी, और वो ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी जायंट्स है, जिसे आप कई एक्रोनिम्स देते हैं, फैंग कहते हैं, यानी कि फेसबुक, एप्पल, अल्फाबेट, गूगल, नेटफ्लिक्स, वो सब, उनका मार्केट कैप इतना बढ़ गया है कि वो जो टॉप 5, 6, 10 कंपनियां हैं वो पूरे मार्केट को गाइड करती है। यानी कि उनका वेटेज इवन इन ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस इतना बड़ा है कि उसे वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। तो ये आपको एक प्रकार का ओवर एक्साइटमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, और खास करके कोविड के चलते ही जिस प्रकार कई अनेक नए प्लेटफॉर्म्स उभर के आए हैं, खास करके आप देख लीजिए रॉबिनहुड है, तो वहां पर जो रिटेल निवेशक की जो फ्रेंजी है उसे देखते हुए आपको कई सारे स्टॉक्स में ऐसी मूवमेंट दिखेगी कि जिसे आपको लगे कि ये इंडियन कोई स्मॉल या मिड कैप स्टॉक है। आप टेस्ला का ही एग्जांपल दे लीजिए कि जिस प्रकार का उसका मूवमेंट है, वो इतने बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी का आप शायद कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि कोई भी निवेशक अगर यूएस मार्केट की तरफ देख रहा है तो मेरे हिसाब से उनको इस प्रकार की जो करंट एक्साइटमेंट है सिर्फ टेक कंपनीज में, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होना है। एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें दूसरे कई सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स, होल्डिंग्स वो भी शामिल हो। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार का आपको ब्रॉड बेस्ड एक्सपोजर यूएस मार्केट में मिलता है वो शायद दुनिया के किसी और मार्केट में नहीं मिलता, क्योंकि आप वहां पर कोई भी सेक्टर ले लीजिए, आपको अच्छे सारे होल्डिंग्स मिल जाएंगे जहां पर आप कोई भी ट्रेंड का यूज कर सकते। तो मेरे हिसाब से निवेशक को बहुत एक्साइट नहीं होना। आज देखिए, आप कहीं पर भी देखिए तो ये फॉरेन इन्वेस्टिंग, यूएस इन्वेस्टिंग एक बड़ा ट्रेंड है और जिसमें हर कोई कूदना चाहता है। मेरा यही कहना है, ध्यान से कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए ध्यान में रखते कीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप अगर कोई तकलीफ आ जाए अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल में, तो आप फिर कभी लौटे नहीं इस प्रकार के बाजार में। तो उस प्रकार से इन्वेस्ट कीजिए। स्वास्थ्य, क्या आप इन्वेस्टर में लोगों को गाइड भी करते हैं? क्या आप उनको सलाह, रिकमेंडेशंस भी देते हैं कि उन्हें किस लेवल पर क्या खरीदना चाहिए? इस तरह की गाइडेंस क्या दी जाती है? हाँ, हम अभी खुद एडवाइजरी नहीं देते हैं, लेकिन ऐसे हमने अभी रिसेंटली एक एनालिस्ट रेटिंग्स दिया है डेटा, ताकि जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी कंपनीज की लिस्टिंग्स हैं उस पे थर्ड पार्टी एनालिस्ट, कितने एनालिस्ट ट्रैक कर रहे हैं, कितने एनालिस्ट ने बाय, सेल या होल्ड का रेटिंग उस पे दिया है, ये हमने बस अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। तो उसी प्रकार के हम गाइडेंस दे पाते हैं। अर्नब जी ने बहुत सही कहा कि इस समय ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यूएस में जो टेक स्टॉक्स हैं जो काफी जल्दी इंक्रीज हो रहे हैं। एक उसमें बड़ा फैक्टर है जो वहां पे स्टिमुलस प्रोग्राम फेड सेंट्रल बैंक ने किया है, जो हमारे देश में वैसे उस प्रकार का इतना नहीं देखा गया है कभी। तो ये सब फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा एक प्लेटफॉर्म सेल्फ डायरेक्टेड प्लेटफॉर्म है। हम उस पे पर्टिकुलरली इस टाइम जो इस समय है, जब कई लोग आते हैं, लोग पूछते हैं कि अच्छा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसे बनाया जा सकता है, तो उसमें हमारे पास कई ETFs हैं। लोग ज्यादातर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए S&P 500 ETF, एक जैसे मैंने कहा था कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF, गोल्ड ETF,
उनको सिलेक्ट करके खुद अपने आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना लेते हैं। लेकिन हम एडवाइस नहीं देते, हमारे पास गाइडेंस के लिए ये एनालिस्ट रेटिंग्स ही है जिस पे कई लोग यूज करके, कई लोग हम ज्यादातर अलग थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपनी खुद रिसर्च करके हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं प्योरली एग्जीक्यूशन के लिए। तो अब आपके एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं? सबसे पहले तो आप आगे चल के किस बाजार को आप कंसिडर करने वाले हैं और कब तक ये पूरा होता हुआ आप देख रहे हैं? जरूर। तो हमारे अभी प्लान्स में एक तो हमने अभी जब स्टार्ट किया है वो एक मोबाइल फर्स्ट प्लेटफॉर्म जैसे स्टार्ट किया, उसमें सिक्योरिटी वगैरह की कई रीजंस की वजह से। तो हमने एक स्टार्टिंग में सेल्फ सिलेक्शन किया था कि हम अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा अगर सिक्योरिटीज डाल देंगे तो उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी थोड़ी डिफ्यूज हो जाएगी। तो इसलिए हमने सिलेक्ट करके करीब 150 सिक्योरिटी शुरू की थी, लेकिन अगले कुछ हफ्तों में हम उसको कुछ हजार सिक्योरिटीज करने वाले हैं, क्योंकि हमारे कई निवेशक आ गए हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है कि हम ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटीज डाल पाए। तो करीब 1 महीने के अंदर होपफुली हम 3000 के आसपास सिक्योरिटीज ऐड करेंगे। एक ये बात है। दूसरी बात है कि हम ने एक ब्रॉड बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन प्लेटफॉर्म की सोच कर इन्वेस्टा बनाया था। तो इसलिए हम क्लाइंट्स को एक मल्टी करेंसी अकाउंट देने के लिए हम लोग उस पर प्रयास कर रहे हैं, ताकि अगले 1-1.5 महीने में क्लाइंट्स ना ही कि इन्वेस्ट कर पाए सिक्योरिटीज में, लेकिन जैसे ये वो काफी वॉलेटाइल टाइम्स हैं, लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को और डाइवर्सिफाई करके अपने बस अक्रॉस डिफरेंट करेंसीज कर पाए। उसके लिए हम एक मल्टी करेंसी अकाउंट देने वाले हैं जल्द ही। उस मल्टी करेंसी अकाउंट का ये भी पॉइंट होगा कि जैसे कुछ लोग अपने किसी स्पेसिफिक गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस गोल को इन्वेस्ट करने के लिए वो अपने एसेट्स को अपने बैंक, अपने ब्रोकरेज अकाउंट से अपने मल्टी करेंसी अकाउंट में सेव कर पाएंगे और डाइवर्सिफाई कर पाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट्स को। चर्चा को समेटते हैं मेरे ख्याल से, इससे पहले कि और ज्यादा हमारा नेटवर्क हमें परेशान करे। हेमंत जी, आपसे मुझे अब आखिरी सवाल पूछना था, क्योंकि हम यूएस बाजार की बात कर रहे हैं। निवेशकों को कौन सी ट्रिगर से आप आगाह कराना चाहेंगे जो उन्हें वहां के स्टॉक्स खरीदने से पहले कंसिडर कर लेने चाहिए? यूएस इलेक्शंस तो है ही एक बहुत बड़ा ट्रिगर।
कि कविता, मेरा ये मानना है हमेशा, चाहे आप इंटरनेशनल बाजार में इन्वेस्ट करें चाहे डोमेस्टिक बाजार में इन्वेस्ट करें, तो जनरली इक्विटी कंसिडरिंग के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्टिवली मैनेज करने की जरूरत है। जहां तक ट्रिगर्स का सवाल है, मेरा ये मानना है कि अगर आप मान लीजिए 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यूएस में तो 2 बार इलेक्शन हो जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा, हर जगह पे हो जाएगा, तो मुझे लगता नहीं कि वो सिर्फ एक ट्रिगर देख के आपको करना। पर जैसे मैंने पहले कहा, इंपॉर्टेंट है, और जैसा अर्नब ने भी कहा कि आपको एक चीज का कभी कभी होता है ना कि आपको थोड़ा ग्लैमर दिखता है कि इंटरनेशनल बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये बड़ी बड़ी कंपनियां, जिसकी हम टेक कंपनीज की बात कर रहे हैं, आई थिंक उससे थोड़ा सा संभल के रहना है। एक जैसा पहले हमने बात की, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए। मुझे नहीं लगता कि ट्रिगर्स के लिए आपको वेट करना हो, क्योंकि आप जहां भी इन्वेस्टमेंट करते हो थोड़ा कंसिस्टेंटली करते हो। ट्रिगर की वेट करते रहेंगे तो अभी देखिए, अगर इलेक्शन हुआ वहां पे, उसके बाद डिपेंड करता है कौन प्रेसिडेंट बनेंगे, उनकी पॉलिसीज क्या होगा, पॉलिसी बदल गई तो फिर आप उसका वेट करेंगे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं फिर वो आप फिर नेक्स्ट ट्रिगर की वेट करते रहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप बिलीव करते हो कि आप में कैपेबिलिटी है सही स्टॉक चुनने की, सही मार्केट में आप जा रहे हो, तो फिर अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। इन एनी केस वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ऐसा तो नहीं कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ट्रिगर के बाद भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो आई थिंक बेसिक प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम, चाहे आप इंडिया में इन्वेस्ट करें चाहे इंटरनेशनल इन्वेस्ट करें। ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दिस अनोइंग एक्सपीरियंस। आप कह रहे थे कि डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका रिस्क पूरी तरह से मिटिगेट हो जाए, लेकिन साथ ही ट्रिगर्स की जहां तक बात है, अगर आप एक एक ट्रिगर कंटिन्यू को कंसीडर करते रहेंगे तो शायद भी निवेश नहीं कर पाएंगे। हेमंत जी, बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि कोई भी मार्केट हो, चाहे डोमेस्टिक हो या कोई इंटरनेशनल मार्केट हो, इन्वेस्टिंग स्पेशली जब इक्विटी की बात करते हो तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अगर आप श्योर नहीं हो कि नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कब होगी तो शायद आप इंतजार कर लें ट्रिगर का, बट अदरवाइज मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ट्रिगर की वेट नहीं करना है। अब ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप एक साथ में ही बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ग्रेजुअली कीजिए। सो यू कैन जस्ट, आप अगर सिर्फ टाइम करते रहेंगे तो बहुत मुश्किल है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। ओके, स्वास्तिक, आखिर में इससे पहले कि ये वापस से गायब हो जाए हमारा कनेक्शन, क्या कहेंगे निवेशकों को जो आपको सुन रहे हैं और जो आगे शायद मन बनाएंगे निवेश करने का यूएस बाजारों में? हाँ जरूर। एक तो हेमंत जी ने काफी सही कहा कि ये काफी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की दौर से सोचना चाहिए। इस समय जो हमारी जो कोविड-19 की वजह से जो काफी अनसर्टेनिटीज हैं, उन सबको मायने रख के इलेक्शन भी आ रहा है, तो जो कंपनीज जिनके पास स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स हैं, कैश रिच बैलेंस शीट्स, तो आई थिंक उनके काफी फोकस रखना चाहिए इस समय इन द यूएस मार्केट्स। ऐसी टेक जो कंपनीज है ज्यादातर
कैश रिच बैलेंस शीट्स हैं, लेकिन उसी साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि उनकी फंडामेंटल्स जब रिटर्न होंगे मार्केट्स में, क्योंकि अभी जो पी रेशियोज हैं ये क्वांटिटेटिव ईजिंग की वजह से काफी हाई पहुंच गए हैं, लेकिन जब ये क्वांटिटेटिव ईजिंग when it will flood away, right, जब ये वापस the government will start pulling it back, उस समय ये ध्यान रखना चाहिए actually the economy will start pulling itself up, और लेकिन जब economy will start becoming better, काफी एक opposing kind of frame आ जाएगा, क्योंकि उस समय interest rates will start increasing, inflation थोड़ा बढ़ेगा, उस वजह से actually one can expect कि the companies जो stock prices हैं they will start falling. ये कुछ रिस्क्स हैं, जो अनसर्टेनिटीज जो कई हैं इस समय, इस सब को ध्यान रख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप S&P 500 को देखेंगे, उसमें एक काफी बड़ी डिस्पैरिटी है कि करीब 70% कंपनीज आर एट नियर लोज, लेकिन ये जो बड़ी टेक कंपनीज है वो ही पूरे S&P 500 को ऊपर ड्रैग करके ले जा रही हैं। इन सब चीजों को मायने रख के ही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करना चाहिए। ये भी बात है कि एक्चुअली इस समय जो वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए जो काफी इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं कि उनकी जो पी रेशियोज वगैरह काफी बढ़िया होती हैं, वैसे भी इस समय ऐसी काफी स्टॉक्स हैं S&P 500 में जो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उस पे थोड़ा गौर करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इन पे काफी बाकी सब मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस और कंसर्न्स हैं इसके बारे में। चलिए तो यहाँ पर अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को जितना हो सके आपको डाइवर्सिफाई करने के तमाम ऑप्शंस हमने आपको आज इस पूरी चर्चा में बताए हैं, चाहे वो मल्टी कैप फंड्स की बात हो या यूएस के स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने की बात हो। हम उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा के जरिए आप इन तमाम निवेश के गुर को जो है बारीकी से समझ गए हो और अपने बेहतर भविष्य के लिए आप सक्षम प्लानिंग करने में अब जुट जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में आज शामिल होने के लिए मेरे साथ। नमस्कार।